चलो तो ये है सेट नंबर 71। ठीक है, चलो जी। तो उत्तराखंड का पहला प्रश्न, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी इसी को क्या बोलते हैं, पीजीआईडी यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है। तो देखो पहला प्रश्न है, और वैसे तो काफी पुराना प्रश्न है, लेकिन उत्तराखंड में पुराना करंट अफेयर भी आ जाता है ना, ग्रुप सी के पेपर। तो देखो यहाँ पे हाल में ही भारत सरकार के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया, एक रिपोर्ट जारी किया गया, और इसी को कहा जाता है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। इसमें जनरली क्या किया जाता है कि हर स्टेट को रैंकिंग दी जाती है ना, कि एजुकेशन के मामले में वो कितना कार्य कर रहा है, या क्या क्या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या सरकारों ने जो है अच्छे अच्छे क्या किए फैसले लिए, या क्या क्या कार्य किए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, अलग अलग श्रेणियां बना रखी है। ठीक, अगर किसी स्टेट एजुकेशन में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, तो ऐसे में उस स्टेट को जो श्रेणी दी जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है दक्ष। क्या कहा जाता है, दक्ष। तो जो भी उसमें क्राइटेरिया सेट किए गए होंगे, है ना, कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, टीचिंग लेवल कैसा होगा, है ना, उसमें और क्या क्या एक्टिविटीज होती है, ठीक, तो उसके आधार पे अलग अलग कैटेगरी बनाएगी। उन कैटेगरी में सबसे टॉप की जो कैटेगरी है उसको क्या बोलते हैं, दक्ष कहते हैं। अगर किसी स्कूल को या किसी स्टेट को 90% से अबोव का मिलती है, अगर उसको वो मिलता है, ग्रेडिंग मिलता है, तो उसको दक्ष वाली कैटेगरी में रखा जाता है। दक्ष के बाद जो अगली कैटेगरी स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं क्या, उत्कर्ष। क्या कहा जाता है, उत्कर्ष, उत्कर्ष। और जो उत्कर्ष कैटेगरी यानी कि अगर किसी को रैंकिंग में 81 से लेकर के 90% के बीच में क्या मिला है इनको, अगर मार्क्स मिले हैं, तो फिर उसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम, उत्कर्ष कैटेगरी में रखेंगे। किस में रखेंगे, उत्कर्ष। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी स्टार्ट होती है आपकी कौन सी, अति उत्तम। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, अति उत्तम। अगर किसी का स्कोर जो है कहां से 71 से और 80% के बीच में है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, अति उत्तम की कैटेगरी में रखेंगे। अगर स्कोर कितना है, अगर स्कोर है आपका 61 से लेकर के कहां तक, 70% तक, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसको रखा जाता है उत्तम कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अगर स्कोर कितना है 61 से 70% के बीच में। इसके बाद अगली कैटेगरी स्टार्ट होती है आपकी कहां से लेकर कहां तक, 60 नहीं, अब हो जाएगा 51 से लेकर के कहां तक, 60% तक। और इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है प्रचेष्टा। क्या कहा जाता है, प्रचेष्टा, प्रचेष्टा। और जो प्रचेष्टा कैटेगरी है, देखो इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, प्रचेष्टा 1, ये वाली कौन सी है, ये 1, उसके बाद 2, और ये हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, 2 वाली आपकी कहां से कहां तक, 41 से लेकर के कहां तक हो जाएगा, 50 तक। और 3 वाली कहां से हो जाएगा, 31 से लेकर के आपकी कहां तक हो जाएगा, 40% तक। तो ये प्रचेष्टा सेकंड और ये आपका प्रचेष्टा थर्ड हो जाएगा। प्रचेष्टा के बाद अगली जो कैटेगरी आती है उसको क्या बोलते हैं, आकांक्षी। क्या कहा जाता है, आकांक्षी। तो यानी कि अगर स्कोर है 21 से लेकर के कहां तक, 30%, तो ये आपका आकांक्षी, आकांक्षी कैटेगरी में इसको रख लेते हैं। और वहीं अगर बात करें कहां से लेकर के, 11 से लेकर के 20% तक, तो ये कौन सी हो जाएगी आपका, आकांक्षी सेकंड कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्कोर के हिसाब से हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये अलग अलग क्या है आपकी कैटेगरी बनी है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो उत्तराखंड को आकांक्षी फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये वाला है उत्तराखंड का स्कोर। ठीक है, आकांक्षी फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड का स्कोर, इसमें जो टॉप किया है, तो टॉप किसने किया है, टॉप किसने किया है, इसमें टॉप किया है कौन, चंडीगढ़ ने। ठीक है, तो टॉप किसने किया है, इसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो बताओ उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का स्थान है कौन सा, 18वां नंबर है। इस सूचकांक में देश में जो टॉप किया है वो किसने किया है,
देश में टॉप किसने किया खाद्य सुरक्षा सूचकांक में? तो टॉप करने वाला स्टेट है आपका कौन सा? केरल है। ठीक है, इसके अलावा देखो नीति आयोग एक रिपोर्ट निकालता है और उसका नाम क्या है? एसडीजी। क्या है? एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसमें जो है उत्तराखंड एवं केरल ने क्या किया? यहाँ पे टॉप किया है। उत्तराखंड एवं केरल कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे। ये भी ध्यान रखना है। शायद 79 के आसपास इसको क्या मिला था? स्कोर मिला था। राइट, चलिए जी। तो नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स है इसमें उत्तराखंड और केरल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वही खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो इसमें उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 18 और केरल ने कौन सा स्थान? पहला। ठीक, चलो इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाओ। उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? है कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आपका कहां पर? कोटा बाग में। तो देखो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 और 24वां प्रश्न देख लेते जरा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलो जी। तो महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न है। गढ़वाली बोली दिवस बताओ कब मनाया जाता है? गढ़वाली बोली दिवस तो जब हमने इतिहास पढ़ा था तो इतिहास में मैंने आपको बताया था कि 2 सितंबर की घटना, 2 सितंबर की कौन सी घटना होती है? मसूरी कांड, है ना। और उससे पहले 1 सितंबर को कौन सी घटना हुई थी? खटीमा कांड हुआ था, है ना। तो हमारे राज्य के लोगों ने सोचा था कि एक काम करेंगे हम कि एक यात्रा निकालेंगे। कहां से लेकर कहां तक? खटीमा से लेकर और मसूरी तक, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक एक यात्रा निकालेंगे राज्य आंदोलन के लिए। ठीक है, तो जब इस यात्रा की शुरुआत कहां से हो रही थी? खटीमा से हो रही थी। तो उसी दिन पुलिस ने गोली चलाई और इसी घटना को क्या बोलते हैं? खटीमा कांड कहते हैं। लोगों को वह दिन याद रहे, वह घटना याद रहे, इसलिए कुमाऊं क्षेत्र में उस दिन सरकार ने क्या सोचा कि हम क्या मनाएंगे? कुमाऊनी बोली दिवस मनाएंगे 1 सितंबर को। वहीं 2 सितंबर को घटना कहां हुई? मसूरी में। खटीमा कांड के विरोध में ही लोग कैंडल मार्च लेकर के कहां पे खड़े थे? मसूरी में खड़े थे। लोग विरोध कर रहे थे, तभी पुलिस ने वहां भी गोली चला दी। और जब वहां गोली चलाई तो कुछ लोग वहां भी क्या हो गए? आपके शहीद हो गए। तो इसलिए लोग इस घटना का न भूले, है ना। गढ़वाल क्षेत्र में हुई है, इसलिए 2 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है? गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है। बुग्याल देखो 2 सितंबर, अभी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है ना। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। बुग्याल संरक्षण दिवस की बात करें तो बुग्याल संरक्षण दिवस भी कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये वाला है ये वाला है, वो हम आंसर के हिसाब से देखेंगे। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। तो कहीं पर सी का 9 है, सी का डी है, कहीं पे सी का 4। तो देखो सी का 4 केवल एक में है, सी का 4 केवल एक में है ना, तो इसीलिए ए वाला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड गौरव दिवस जो है आपका 10 सितंबर को मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 सितंबर को जो है उत्तराखंड के महान राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, और भारत के तत्कालीन गृह मंत्री रहे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? अच्छा, नाम ही नहीं पता। गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस पे जो है क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो देखो, तो बुग्याल संरक्षण दिवस आपका ये वाला हो जाएगा। इसके अलावा हमारे राज्य में कई सारे और राज्य दिवस मनाए जाते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ध्यान रखना, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर। बताओ 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है जागरण संरक्षण दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? जागर संरक्षण दिवस। 17 सितंबर को मनाया जाता है जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये बताओ आप, हमारे उत्तराखंड में, है ना, कौन से गायक ऐसे हैं जो जागर सबसे, है ना, जिनको मेन जो जागर गाते हैं, कौन है? जागर के लिए कौन फेमस है? प्रीतम भरतवाण, है ना। इनको जागर सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के सम्मान में इसके जन्म दिवस पे, ठीक है, प्रीतम भरतवाण जी के जन्म दिवस पर जो है क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो 2 दिन बाद, यानी कब? 19 सितंबर।
19 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है? तो ये 19 सितंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म पर, ये किसके सम्मान पे? हरिदत्त भट्ट के सम्मान में। किसके सम्मान में? हरिदत्त भट्ट के सम्मान में मनाया जाता है। हरिदत्त भट्ट, हरिदत्त भट्ट। तो अभी तक सितंबर तक क्या क्या हो गया? 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस, 2 सितंबर को गढ़वाली बोली दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस, 17 सितंबर को उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस, और 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद सितंबर के बाद एंटर कर लेते हैं अक्टूबर में। और अक्टूबर में एक दिन आता है 7 अक्टूबर। ठीक है, 7 अक्टूबर। और 7 अक्टूबर को जो दिवस मनाया जाता है ये है आपका कौन सा? गणभोज दिवस। गणभोज दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणभोज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गणभोज दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर के बाद सीधे आ जाते हैं हम कब? दिसंबर में आ जाते हैं। ठीक है, और 11 दिसंबर को जो दिवस मनाया जाता है, इस दिवस को क्या बोलते हैं? 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को मनाया जाता है पहाड़ दिवस। पहाड़ दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 11 दिसंबर के बाद आपका कौन सा दिन आता है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को जो दिवस मनाया जाता है इसको बोलते हैं क्या? उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस। ठीक है, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस हो जाएगा। तो उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसके सम्मान में मनाया जाता है? इंद्रमणि बडौनी। ठीक है, इंद्रमणि बडौनी, इंद्रमणि बडौनी के सम्मान में जो है यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, बाकी अगर और दिवसों की बात करें तो 25 मई, इससे पहले हम बात करेंगे, तो 25 मई को उत्तराखंड जल दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 5 जुलाई की बात करें तो 5 जुलाई को हरियाली दिवस मनाया जाता है। हरियाली दिवस मनाया जाता है। हरेला अलग है, हरियाली दिवस अलग है। ठीक है, हरियाली दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, नरेंद्र सिंह नेगी जी के सम्मान में। उसके अलावा 23 अगस्त, ध्यान रखना, 23 अगस्त को देश का पहला, ठीक है, देश का प्रथम क्या मनाया गया? अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ठीक है, और कहां पे मनाया गया? अल्मोड़ा में। तो देश का प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ठीक है, 23 अगस्त को मनाया गया। अब 23 अगस्त को क्यों मनाया गया? क्योंकि अगर आपको याद हो तो भारत ने जो है चंद्रयान लॉन्च किया था। तो पहली बार दुनिया का पहला देश जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आपका क्या भेजा? चंद्रयान भेजा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए 23 अगस्त से अब देश का क्या मनाया जाने लगा है? अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा है। और इस बार कहां मनाया गया? अल्मोड़ा में। तो ये बात याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है हमारे उत्तराखंड से संबंधित। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है पाथा है। क्या है पाथा? व्हाट इज पाथा? पाथा क्या है? तो पाथा आपने देखा होगा गांव में, है ना, तांबे का जनरली होता है, कास्ट का भी बना लेते हैं। तो तांबा किस काम आता था? तांबा बोल रहा मैं। पाथा किस काम आता था? अनाज को नापने के लिए, है ना। पहले बोलते थे ना, अनाज इतने इतने पाथे अनाज या इतने पाथे चावल, इतने पाथे धान, इतना पाथा तूर दाल। ठीक है, तो पहले लोग क्या है, किलो की जगह पाथा या सेरा का क्या करते थे? यूज करते थे। ठीक, अब मापन प्रणाली हमारे पास कई सारी होती थी। जैसे सबसे पहले मापन प्रणाली में बात करेंगे, देखो ये इसका आंसर तो आपको कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा कि अनाज का द्रव्यमान नापने का पारंपरिक बर्तन होता है कौन सा? पाथा होते हैं। ठीक है, पुराने समय में जो है मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स होती थी। जैसे सबसे पहले, ठीक है, जैसे देखो अनाज नापने के लिए क्या करते थे हम? एक मुट्ठी जो अनाज होती थी इसका लगभग कितना ग्राम वेट होता था? 62.5 ग्राम।
ठीक है। हाँ, 62.5 ग्राम हुआ करता था। एक मुट्ठी अनाज कितना होता था? 62.5 ग्राम अनाज होता था। इसके अलावा जैसे आपने, ठीक है, 8 मुट्ठी का कितना होता था? 8 मुट्ठी का होता था एक सेर। कितना होता था? एक सेर। सेर भी लगभग वैसे ही होता है जैसे पाथा होता है, बस पाथे का छोटा रूप क्या होता है? सेर होता है। ठीक है, चलो जी। तो 8 मुट्ठी का क्या होता है? एक सेर होता है। और एक सेर लगभग कितने ग्राम का होता है? एक सेर, एक सेर होता है आधा किलो का। कितने का होता है? आधा किलो का। एक सेर होता है आधा किलो। आधा किलो का मतलब कितना होता है? 500 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। अगर आप मुझे बताओ कि अगर एक सेर के बदले में हम कितना कर दे? 2 सेर। ठीक है, कितना कर दे? 2 सेर। ठीक है, तो 2 सेर का कितना होता है? 2 सेर का होता है कितना? एक पाथा होता है। कितना होता है? 2 सेर का होता है एक पाथा। ठीक है, 2 सेर का होता है एक पाथा। और एक पाथा नहीं, 2 सेर का एक पाथा नहीं, एक कूड़ी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कूड़ी। कूड़ी कहा जाता है उसको, एक कूड़ी कहा जाता है। ठीक। और देखो, एक सेर में 500 ग्राम है, तो 2 सेर में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 केजी हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा देखो, अगर एक कूड़ी के जगह हम 2 कूड़ी कर दें, कितना? 2 कूड़ी, तो 2 कूड़ी बराबर होता है कितना? 1 पाथा होता है। और एक कूड़ी में 1 किलो है, तो 2 कूड़ी में कितने हो जाएंगे? 2 किलो। तो यानी कि एक पाथा कितने किलो के बराबर होता है? 2 केजी। लेकिन अगर मैं पाथा को सेर में कंपैरिजन करूं, तो एक पाथा में कितने सेर आएंगे? एक पाथा में कितने सेर आएंगे? 4 सेर आ जाएंगे ना, क्योंकि एक सेर कितना होता है? आधा किलो का होता है। तो 4 सेर मतलब 2 किलो, और 2 किलो का क्या होता है? एक पाथा होता है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलो जी। इसके बाद देखो, 8 पाथा। देखो, एक पाथा 2 केजी का। अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे ही 8 पाथा हो जाए, तो 8 पाथा बराबर होता है एक डाल के। किसके बराबर होता है? एक डाल। ठीक है, गांव में आपने डलोना भी सुना होगा। सुना है डलोना? है ना, ऐसे बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें अनाज रखा जाता है। तो एक डाल, वो डाल लगभग कितना होता है? 16 केजी का होता है। एक पाथा में 2 केजी, तो 8 पाथे में कितने केजी हो जाएंगे? कितने केजी हो जाएंगे? 16 केजी हो जाएंगे। तो यानी कि एक डाल इज इक्वल टू 16 केजी हो जाएगा। राइट? इतनी बात क्लियर है? बताओ। ठीक, तो 8 पाथा एक डाल के बराबर हो जाता है। ठीक। इसके बाद देखो, आगे बढ़ेंगे तो फिर 2 डाल। अगर मान लो एक डाल की जगह कितने डाल हो जाए? 2 डाल हो जाए, तो 2 डाल बराबर होता है एक दूण। सुना है आपने? दूण। बल कितने दूण मंडवा दिया? बल 2 दूण मंडवे दिए, है ना। और 2 दूण, अब देखो, एक डाल में 16 केजी थे, तो 2 डाल में कितने केजी हो जाएंगे? 32 केजी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 32 केजी का क्या होता है? एक दूण होता है ना। आज भी जो हमारा दादा दादी है ना, या जिनके माता पिता ठीक ठाक एज में हो, 50 55 60 65 के अराउंड, तो आप ये मान के चलो उनको यही पता होता था, 8 पाथा, दूण, डाल, है ना, मण। ठीक है, वो यही जानते हैं ना ज्यादातर। ठीक है, तो 2 डाल बराबर एक दूण, और एक दूण का मतलब होता है कितना? 32 केजी होता है। ठीक, तो ये जो है आपके कुछ मापने की क्या हुआ करती थी? इकाई हुआ करती थी। वहीं अगर देखो 20 पाथे हो जाए, 20 पाथा, ठीक है, 20 पाथा, ठीक है, 20 पाथा होता है एक मण के बराबर। कितने मण के बराबर होता है? एक मण के बराबर होता है। और देखो, एक पाथा में कितने किलो? 2 किलो। तो 20 पाथे में कितना हो जाएगा? 40 केजी। इसका यह मतलब हुआ कि एक मण में कितने किलो होते हैं? 40 केजी होते हैं, है ना, जो कि लगभग 20 पाथा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो एक मण इज इक्वल टू 40 केजी। बाकी अगर आपको इतना पता है तो आगे पीछे आप उनको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी मेजरमेंट की इकाई। जनरली क्या किया जाता था? इसमें अनाज मापा जाता था। तो पाथा हो गया, दोण हो गया, डाल हो गया, सेर हो गया, कुड़ी हो गया,
मुट्ठी हो गया, ठीक है, मण हो गया, ये सब आपको क्या रखना है, अनाज मापने की क्या हुआ करती थी, यूनिट हुआ करती थी। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो बताओ इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो अभी बताया मैंने, एक नाली, देखो ये आपका जमीन नापने की क्या हुआ करती थी, यूनिट हुआ करती थी। तो एक नाली जो है 200 वर्ग मीटर, ये बात बिल्कुल सही है, एक नाली 200 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर होती थी। वहीं ढाई नाली 1 बीघा के बराबर होती थी। ढाई नाली कितने के बराबर होती थी, 1 बीघा के बराबर होती थी। अर्थात अगर आप इसको स्क्वायर वर्ग मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो यानी कि ढाई नाली, एक नाली 200, दो नाली 400, ढाई नाली 500, तो यानी कि 500 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 बीघा। होगा नहीं होगा, ठीक है, अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 45 गज का एक विश्व होता है ना। अब ये तो आप देहरादून में रह रहे हैं तो भाई विश्व वाली बात तो बहुत नॉर्मल हो जाएगी। एक विश्व में कितने गज होते हैं, 45। आपने सुना है इतनी विश्व जमीन ले रखी है, बोले कितना, 5 विश्व है ना, 6 विश्व, 7 विश्व है ना, और स्थिति ज्यादा ही वैसी हो तो 1 विश्व है ना। तो आजकल बस जमीन मिलनी चाहिए ना, 1 विश्व हो चाहे 2 विश्व हो, ठीक है। तो 45 गज इज इक्वल टू 1 विश्व, और 10 विश्व आधा बीघा के बराबर होता है, यानी कि 20 विश्व किसके बराबर होगा, लगभग 1 बीघा के बराबर होगा। तो सी भी आपका यहाँ पे राइट है। 1 गज 100 वर्ग मीटर, तो कहीं भी लॉजिकल नहीं लग रहा ना। 1 गज में हम 100 स्क्वायर मीटर चलेंगे, चलेंगे, हाँ ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल क्या है, आंसर नहीं है। तो यानी कि सी वाला, डी वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, 27वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन से स्थान जो है पौड़ी जनपद में स्थित है, बताओ। डांडा पानी क्या पौड़ी में है, बिल्कुल है भाई, डांडा पानी पौड़ी में है। बिजौरा पानी, बिजौरा पानी पौड़ी में है, तो बिल्कुल है। लाल पानी है पौड़ी में, बिल्कुल है, ठीक है। कहां पर है, कोटद्वार में, ठीक है, कोटद्वार में, कोटद्वार के आसपास आपका क्या बनता है, लाल पानी पड़ता है कोटद्वार के आसपास, ठीक है। कोटद्वार के आसपास क्या पड़ता है आपका, क्या पड़ता है, लाल पानी पड़ता है। इसी के अलावा कोटद्वार के आसपास एक और पानी पड़ता है, इसको बोलते हैं दो पानी, क्या बोलते हैं, दो पानी, एक दो पानी भी, कौन सा है, दो पानी हो जाएगा। इसके अलावा पौड़ी में ही बात करें तो एक पड़ता है आपका पटेल पानी, कौन सा पानी, पटेल पानी, एक पड़ता है आपका कौन सा, पटेल पानी, ये भी आपको पौड़ी में ही मिल जाएगा। कौन सा पानी, पटेल पानी। इसके अलावा देखो कुछ नाम बड़ी कंफ्यूजिंग है पानी पानी में, ठीक है, और ये कौन से है, तो ध्यान दो। सबसे पहले एक नाम सुना होगा आपने, नाला पानी, सुना है, नाला पानी कहाँ है, तो नाला पानी आपका देहरादून में हो जाएगा, तपोवन खलंगा मार्ग पे, ठीक है, तो नाला पानी हो जाएगा। उसके अलावा ऐसे ही मिलता जुलता नाम है नील पानी, कौन सा है, नील पानी। नील पानी कहाँ है, कहाँ है नील पानी, नील पानी है चमोली में, कहाँ है, चमोली में हो जाएगा। नील पानी के बाद अगला है नौला पानी, नौला पानी, नौला पानी कहाँ है, हाँ तो नौला पानी आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। नौला पानी कहाँ हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। नौला पानी के बाद अगला जो पानी है ये है आपका नालू पानी, कौन सा है, नालू पानी। और नालू पानी आपको कहाँ मिलेगा, हाँ उत्तरकाशी धरासू बैंड के आसपास, धरासू बैंड कहाँ पे हो जाएगा, उत्तरकाशी में हो जाएगा। नालू पानी है आपका कहाँ, धरासू बैंड में हो जाएगा। इसके अलावा एक और पानी है, और इस पानी को लिखेंगे आप नीला पानी। नीला पानी कहाँ है, तो नीला पानी आपको गौमुख मार्ग पे मिल जाएगा, गौमुख मार्ग पे मिल जाएगा, और गौमुख पार्क का हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सारे नाम आपको क्या रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं, कोई सा भी पूछ सकता है। तो नाला पानी देहरादून, नील पानी चमोली, नौला पानी रुद्रप्रयाग, नालो पानी धरासू बैंड, और नीला पानी आपका कहाँ हो जाएगा, गौमुख मार्ग पे उत्तरकाशी हो जाएगा, राइट। चलिए, और इसका आंसर कौन सा आपका, सभी हो जाएंगे, लिख दिया। चलो अगला प्रश्न आ जाए। निम्न शहरों को उनके पौराणिक प्राचीन नामों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो सबसे पहले नानक मत्ता की बात करें तो नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या है आपका, बक्सी है।
केदारनाथ का नाम क्या है? अभी हम यात्रा वाला टॉपिक कर रहे हैं क्लास में, है ना? तो अभी बताया था मैंने, केदारनाथ का नाम क्या है? भृगुतुंग। ठीक है, हाँ भृगुतुंग किसमें कहा गया? भृगुतुंग। हाँ, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया? भृगुतुंग कहा गया। बागेश्वर को अग्नि तीर्थ कहा जाता था, बिल्कुल सही है। खटीमा को क्या कहा जाता था? मकरपुर कहा जाता था। तो यानी कि यहाँ पे सभी मिलान हो रखे, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और शहरों के या कुछ और स्थानों के हम पुराने नाम देख लेते हैं, जैसे ऋषिकेश। ऋषिकेश को क्या बोलते थे? ऋषिकेश को क्या क्या बोलते थे पुराना नाम? कुब्जा मृक। कुब्जा, कुब्जा मृक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वीरभद्र, ठीक है, ऋषिकेश को वीरभद्र भी कहा जाता था। ठीक है, वीरभद्र हो जाएगा, कुब्जा मृक हो जाएगा। इसके अलावा देहरादून का पुराना नाम क्या है? देहरादून का पुराना नाम है पृथ्वीपुर। ठीक है, देहरादून का पुराना नाम पृथ्वीपुर। देहरादून का पुराना नाम है पृथ्वीपुर हो जाएगा। इसके अलावा 2 4 और देख लेते हैं। लाखा मंडल का पुराना नाम? लाखा मंडल, लाखा मंडल को क्या बोलते थे? मढ़। ठीक है, लाखा मंडल को कहा जाता था मढ़। उसके अलावा कालसी, कालसी को क्या कहा जाता था? है कालसी को कहा जाता था कलकूट। क्या कहा जाता था? कलकूट। कलकूटी है, हाँ ठीक है, कलकूटी है। कालसी को कहा जाता था कलकूट। काशी को कहा जाता था, काशी नहीं, कालसी। कालसी को कलकूट कहा जाता था। एक और नाम से भी जाना जाता, सुधनगर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देवप्रयाग को क्या कहा जाता था? देवप्रयाग को कहा जाता था सुदर्शन क्षेत्र। सुदर्शन क्षेत्र या सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता था। इसके अलावा रुद्रप्रयाग को, ठीक है, रुद्रप्रयाग को क्या कहते थे? पुनाड़। ठीक है, पुनाड़ या रुद्रावर्त, पुनाड़ या रुद्रावर्त कहा जाता था। ठीक है, रुद्रप्रयाग को हो जाएगा पुनाड़ या रुद्रावर्त हो जाएगा। इसके अलावा गोपेश्वर को क्या कहा जाता था? गोपेश्वर को है गोस्थल। क्या कहा जाता था? गोस्थल या गोथला, गोथला कहा जाता था। चमोली को क्या कहा जाता था? लाल सांगा। चमोली को कहा जाता था लाल सांगा कहा जाता था। ठीक है, तो ये कुछ प्राचीन नाम याद रखना है ना। नाम तो बहुत सारे हैं, सारे लिखाने पॉसिबल भी नहीं है, पर मेन आप इनको फिलहाल याद रखना। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। मंदिरों का शहर नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर जाना जाता है? कौन सा नगर जाना जाता है? मंदिरों का शहर, जहां मंदिर ही मंदिर मिलेंगे आपको। कहाँ पे? द्वारा हाट में, है ना। और ऐसा माना जाता है लगभग 124 मंदिरों का यहाँ पे क्या है? समूह है। कहाँ पे? द्वारा हाट में। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न में आ जाओ। राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? केडी शाह। तो केडी शाह को आप याद रखेंगे, राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं अगर गिरीश टमटा की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? गिरीश टमटा की बात करें, तो ध्यान रखना ये गिरीश टमटा जो थे, राज्य जो पिछड़ा आयोग है, राज्य पिछड़ा जो आयोग है, राज्य पिछड़ा आयोग के ये क्या थे? पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष। राज्य पिछड़ा आयोग के पहले अध्यक्ष थे कौन? गिरीश टमटा। वहीं गगन सिंह रजवार की बात करें तो गगन सिंह रजवार कौन थे? हाँ, जौनसारी थे, हैं? हाँ कुछ थे, कुछ तो थे, वो आदमी तो है। हाँ, क्या थे? गगन सिंह रजवार जो थे ये राजी जनजाति, है ना, राजी जनजाति से क्या थे? पहले विधायक थे। राजी जनजाति की क्या थे? पहले विधायक थे। ये याद रखना आप। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे है? ऑपरेशन इस्माइल का संबंध है खोए हुए बच्चों से। ठीक है, खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता को, है ना, लौटाना, उनको खोजकर वापस लौटाना, है ना। और अगर खोए हुए बच्चे अगर माता पिता को मिल जाए तो क्या आएगी? स्माइल आएगी ना, खुशी होगी, है ना। तो इसीलिए ये ऑपरेशन चलाया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा,
ऑपरेशन स्माइल। वहीं देखो बात करें तो केदारनाथ त्रासदी कब आई थी? 2013 दिनांक 16-17 जून की रात को आया था, है ना। तो केदारनाथ त्रासदी, और केदारनाथ त्रासदी के दौरान भी ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सूर्य होप। तो ऑपरेशन सूर्य होप जो है चलाया गया था। इसके साथ साथ में ऑपरेशन राहत भी हो जाएगा, है ना। ठीक है। मालपा भूस्खलन कब हुआ था? मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998। और मालपा भूस्खलन में भी जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद कौन सा ऑपरेशन? हाँ बताओ, है हाँ, ऑपरेशन ब्लू एंजल। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू एंजल हो जाएगा। ये चलाया गया था मालपा भूस्खलन के दौरान। ठीक है, तो ये बात भी आप क्या रखोगे? याद रखोगे। अगला प्रश्न, रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध किससे है? रूफ हार्वेस्टिंग, हाँ, रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध है बरसाती पानी से। ठीक है, देखो पहली बात, रूफ यानी छत की बात हो रही है। तो देखो छत का पर्यटन से कुछ ऐसा है नहीं। भूमि सुधार से क्या ही मतलब होगा? बरसाती पानी। जनरली धीरे धीरे जो है पानी की बड़ी समस्या आने वाली है ना, पीने का पानी का स्पेशली। अब यहाँ पे सरकार ने क्या सोचा, एक काम करते हैं कि बरसात में पानी इतना सारा क्या जाता है, वेस्ट जाता है। इससे बड़े एक काम कर लेते हैं, बरसात में जो इतना सारा पानी आ रहा है, इस पानी को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए। और जो हमारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, है ना, जैसे आपको कपड़े धोने हैं या और चीजों के लिए, जैसे जानवरों को नहलाना है, कुछ भी करना है, ये एक्स्ट्रा पानी होता है ना। एक तो पीने का पानी है, नलों से आपको पीने का पानी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए जो पानी चाहिए होता है, उस पानी की क्या की जा सकती है, पूर्ति की जा सकती है। बरसात में पानी आया, है ना, आपने छत में इकट्ठा किया, उसको स्टोर कर दिया किसी टंकी टुंकी में या बर्तन में स्टोर कर दिया, है ना। अब ऐसा नहीं कि वहां वो लेके जा रहे, एक छोटी सी बाल्टी लेके जा रहे और रूफ हार्वेस्टिंग होगी, है ना। छोटी बाल्टी नहीं, बड़ी बड़ी टंकियां, है ना। या आपने क्या कर दिया, धरातल पे गड्ढा कर दिया, उसके ऊपर पॉलिथीन बिछा दी और फिर ऊपर से एक पाइप लगा करके सीधे ग्राउंड में पहुंचा दिया, तो कई दिनों तक आपका वो पानी चल सकता है। तो इससे जो आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, नहाना धोना, है ना, सफाई करना या जानवरों को पानी पिलाना, जानवरों को नहलाना या सिंचाई करना, कई सारे इससे क्या किए जा सकते, कार्य किए जा सकते। अब इससे क्या होगा, जो पीने का पानी है ना, वो सेव रहेगा। नहीं तो लगातार हम पीने के पानी का क्या कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं ना। अब देहरादून में जो पानी आ रहा है, कहां से आ रहा है? या तो भूमिगत आ रहा है। अब लगातार आप भूमि से पानी निकालते रहेंगे तो कभी ना कभी वो पानी भी तो खत्म होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो पानी आपका क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, सेव रहेगा। तो इसी को रूफ हार्वेस्टिंग कहा जाता है, कि बरसाती पानी को क्या करना, संचित करना, ताकि उसका यूज हम अन्य कार्यों में ले सकते हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल डोबरा चाटी पुल की कुल कितनी लंबाई है? डोबरा चाटी पुल की लंबाई कितनी है? तो पहली बात, ये पुल है कहां पर? टिहरी में, है ना। और इस पुल की कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 720 मीटर है। कितनी है? 720 मीटर इस पुल की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। 720 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। थोड़ा इसको रिलैक्स होने दो। ठीक है, 720 मीटर। चलो, अच्छा इसका क्या बोला मैंने, 720 बोला मैंने? अच्छा चलो, ये तो 725 है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 725 होगा। कितना होगा? 725 होगा, गलती से बोल दिया होगा। ठीक है, चलो जी, तो इसका आंसर क्या है? 725। तो जो डोबरा चाटी पुल है, इसकी लंबाई है 725 सेंटीमीटर। ये मुख्य रूप से दो गांवों को जोड़ता है, एक आपका डोबरा और दूसरा कौन सा है, चाटी, है ना। और इस पुल की बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई। ये पुल जो है मेन टिहरी तक जाने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कम कर देता है सीधे। और ये भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन का सस्पेंशन ब्रिज है। ये भी अपने आप में क्या है, एक यूनिक बात हो जाएगी। ठीक है, सिंगल लेन जानते हैं, मोटरेबल सिंगल लेन, यानी बस ऐसे नहीं कि एक टाइम पे दो, एक टाइम पे एक गाड़ी, मतलब एक तरफ के लिए। ठीक है, सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है ये भारत का सबसे लंबा, 725 मीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास, स्वामी विवेकानंद जी ने मायावती आश्रम से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो बताओ किस पत्रिका का प्रकाशन किया?
तो ये क्या था, प्रबुद्ध भारतीय, ठीक है, प्रबुद्ध भारत। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ठीक है, कहां से, मायावती आश्रम से इसका प्रकाशन किया जाता था। वैसे जो ये पत्रिका थी ये इससे पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। ये पत्रिका जो है वैसे स्टार्ट हुई थी कब, 1896 में। कब हुई थी, 1896 में। और पत्रिका स्टार्ट हुई थी कहां से, तमिलनाडु के चेन्नई से हुई थी। तमिलनाडु के कहां से हुई थी, चेन्नई से हुई थी। बाद में जो थे, जो इसके संस्थापक मेंबर में से एक मेंबर की डेथ हो गई थी, ठीक है। और वैसे ये स्वामी विवेकानंद के जो 3-4 शिष्य थे उन्हीं के द्वारा एक चेन्नई में स्टार्ट की गई थी पत्रिका। बाद में एक की डेथ होगी तो कुछ कारणों की वजह से ये बंद करना पड़ा। फिर बाद में स्वामी विवेकानंद वापस आए जब भारत, ठीक है, तो फिर जो है इन्होंने इसका पुनः स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया, कहां से, मायावती आश्रम से। और कब स्टार्ट किया, 1898 में। तो यहां से इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक। इसके अलावा देखो हमारे पास कुछ और समाचार पत्र हैं। जैसे बात की जाए तो 1922 में एक कौन सी पत्रिका आती है, 1922 में अभय, ठीक है, 1922 में कौन सी आती है, अभय पत्रिका आती है। 1928-29 में, 1928-29 में कौन सा आता है, गणदेश, कौन सा आता है, गणदेश आता है 1928-29 में। उसके अलावा 1939 में कौन सा आता है, कर्मभूमि, जो कि कहां से छपता था, लैंसडाउन से, ठीक है। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट है, देखो, निम्न में से दिए गए स्थानों का सही सुमेलित कीजिए। सबसे पहले बताओ, अस्कोट, अस्कोट कहां है, पिथौरागढ़ में। बाराकोट कहां है, चंपावत में। बाराकोट, पद्मा देवी का मंदिर, याद आया कुछ, और क्या याद है, बाराकोट पद्मा देवी का मंदिर, क्या होता है यहाँ पे, निकालो याद, कुछ होता है यहाँ पे, कोई मेला होता है, कौन सा मेला होता है, लड़ी धुरा का मेला, भूल गए, ठीक है, भूलने में तो माहिर हो आप लोग ना। अराकोट, अराकोट कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो आपने सुना भी तो होगा, अस्कोट अराकोट यात्रा पहाड़ संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है ना, जो कि आपके पूर्व में पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होती है और पश्चिम में उत्तरकाशी में कहा खत्म होती है, बाराकोट में खत्म होती है, ठीक है। चलो जी, तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में चंपावत जिले में प्रसिद्ध स्थान बताओ। देखो, बनबसा क्या चंपावत में है, बनबसा है, तो बिल्कुल है भाई। सुखी डांग, ये भी है। एबट माउंट, ये भी उधर ही है, तो सभी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किस पत्र में कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया है। तो किसमें कहा गया था, किसमें कहा गया था कि कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम किसमें कहा गया था। चलो जी बताओ, किसमें कहा गया होगा। तो भाई एक ही अखबार है आपका, शक्ति अखबार, है ना। 1918 में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, 15 अक्टूबर, कब स्टार्ट किया गया था, 15 अक्टूबर 1918 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्योंकि 1918 में अंग्रेजों ने उस टाइम का जो फेमस अखबार हुआ करता था अल्मोड़ा अखबार, उसको बंद कर दिया था। तो फिर उसकी जगह पे बद्रीदत्त पांडे ने अपना अखबार निकाला, शक्ति नामक पत्रिका निकाली, ठीक है। और इसी के द्वारा इसने जो है कुमाऊं के लोगों को क्या किया, कुमाऊं के लोगों में राजनीतिक चेतना उजागर की। अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो अल्मोड़ा अखबार आपका कब शुरू हुआ, 1871 में, ठीक है। चलो जी, और किसके द्वारा, डिबेटिंग क्लब एक संस्था थी, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। वहीं अगर हम बात करें समय विनोद की, तो जो समय विनोद अखबार है ये कब स्टार्ट होता है, 1868 ईस्वी में। कब स्टार्ट होता है, 1868 ईस्वी में स्टार्ट होता है। और किसके द्वारा किया गया था, जयदत्त जोशी, जयदत्त जोशी के द्वारा। और कहां से आता था ये, कहां से आता था, जसपुर, ठीक है, कहां से आता था, जसपुर से इसको क्या किया जाता था, प्रकाशित किया जाता था। अब जो समय विनोद अखबार था, इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि ये उत्तराखंड का क्या था, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हिंदी और उर्दू, ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ।
पत्र पत्रिका सुमेलित करना है आपको। सबसे पहले देखो गढ़वाली मासिक पत्रिका तो कब निकलती है? गढ़वाली मासिक पत्रिका 6 मई 1905। कहां से निकलती है? कहां से निकलता है? अच्छा, टेरी से निकलता है, देहरादून से। कहां से निकलता है? देहरादून से। गढ़वाली समाचार पत्र जो है ये आपका 6 मई 1905 देहरादून से निकलता है। इसके अलावा देखो बात करेंगे तो शक्ति समाचार पत्र की, अभी बताया मैंने आपका, कब? 15 अक्टूबर 1918। ठीक। उसके अलावा क्षत्रिय वीर पाक्षिक पत्र, क्षत्रिय वीर कब निकलता है आपका? ये निकलता है 22 जनवरी 1922 को। और कुमाऊं राजपूत कब निकलता है आपका? 15 फरवरी 1948 से निकलता है। तो एका 3 कहीं है? एका 3 देखो, एका 3 मिल गया, बस खत्म हो गया आपका प्रश्न। अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 39। निम्न में किन प्रथाओं के विरुद्ध बद्रीदत्त पांडे जी ने सफल आंदोलन चलाया था? तो देखो, क्या कुली बेगार आंदोलन था? बिल्कुल था। उसके बाद क्या कुली उतार था? कुली उतार। और उसके अलावा कुली बर्दायश। ये कुली बेगार की अलग अलग टाइप की प्रथाएं थी, है ना। किसी में जबरदस्ती लोगों को जो आपके अंग्रेज आएंगे उनको खाना खिलाना होता था, किसी को फ्री में व्यवस्था करनी होती थी। ठीक। तो ये अलग अलग प्रथाएं थी कुली बेगार की। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में कौन सा दिन था? 13-14 जनवरी 1921 को किस नदी के तट पे? सरयू और गोमती नदी के तट पे क्या किया गया था? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा जोरदार भाषण दिया गया। और इसी टाइम पे जो है कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को क्या किया गया था? सरयू नदी में फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कूट पहचानना है आपको। बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेजों ने राजनीतिक जानवर कहा, तो बिल्कुल कहेंगे ही, है ना। ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो बद्रीदत्त पांडे ने ऐसी तैसी कर दी थी ना अंग्रेजों की। ठीक है, अपने शक्ति नामक अखबार से भी। उसके बाद अपने जेल प्रवास के दौरान बद्रीदत्त पांडे ने 1937 में कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी। क्या ये बात सही है ना? कुमाऊं का इतिहास किसकी किताब है? बद्रीदत्त पांडे की है, जो उन्होंने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है ना। उनकी जो भूमिका थी किसमें? कुली बेगार आंदोलन में जो बद्रीदत्त पांडे की भूमिका थी, तो इसी के लिए इनको कौन सी उपाधि दी गई? कुमाऊं केसरी। बद्रीदत्त पांडे आजीवन अंग्रेजों के विश्वास पात्र बने रहे। अरे ऐसा कैसा हो सकता है ना? जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों की ऐसी कम तैसी कर दी हो, है ना, वो कहाँ विश्वास पात्र होगा? ठीक है, तो यानी कि ये वाली बात गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से मैं गलत चुना था, तो गलत आपका ये वाला हो जाएगा। तो यानी कि देखो यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन है? 1 2 3 नहीं, केवल एक, तो केवल आपका 4। तो देखो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे घुमा रखा है प्रश्न, है ना। हाँ, तो ऐसे थोड़ा प्रश्न को जरा ध्यान से भी पढ़ना है। कौन सा गलत है? फिर यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे 1 2 3, केवल 1 या केवल 4। तो केवल 4 वाला आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम, और अगला प्रश्न है हमारे पास। वर्ष 1984 में एवरेस्ट पे तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी? बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल जो है उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली, है ना, पहली क्या बनती है? महिला बनती है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ठीक है, देखो भारत की ये 5वीं पहली महिला थी। तो वहीं अगर विश्व की बात करें तो विश्व में कौन से नंबर की थी? 5वें नंबर की। तो विश्व में 5वें नंबर की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। 5वीं, विश्व में 5वें नंबर की महिला थी बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। ठीक, बाकी अगर हम बछेंद्री पाल की बात करें तो बछेंद्री पाल का जन्म, ध्यान रखना, 1954 में हुआ। कब? 1954 में। कहां पे हुआ था? कहां की है? उत्तरकाशी। ठीक है, 1954 ईस्वी में बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था उत्तरकाशी में। इसके अलावा देखो 1984 में, क्योंकि ये कहां चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और अपने आप में हिस्ट्री थी, है ना, क्योंकि भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही है, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए 1984 में ही भारत सरकार के द्वारा इनको क्या किया गया? रिकॉग्नाइज किया गया, और इनको एक अवार्ड दिया गया। कौन सा? पद्मश्री। भारत का चौथा सर्वोच्च, ठीक है, नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री। तो 1984 में इनको पद्मश्री दिया गया। उसके बाद 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला इनको? अर्जुन पुरस्कार। 1986 में इनको मिलता है कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। इधर लिख देता मैं, अर्जुन
पुरस्कार। 1986 में अर्जुन पुरस्कार मिलता है। 1986 के बाद साल 2014, ठीक है, साल 2014, साल 2014 में इनको जो है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। और किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2014 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। और 2019 में भारत सरकार ने फिर से इनको सम्मान दिया गया। और ये सम्मान कौन सा होगा? पद्मश्री से बड़ा होगा ना, भारत सरकार दे रही है, तो कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म भूषण। पद्म भूषण। तो ये बछेंद्री पाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। बाकी देखो, अगर हम बात करें हर्षवती बिष्ट, तो हर्षवती बिष्ट कौन थी? हर्षवती बिष्ट है, हर्षवती बिष्ट कौन सी है? तो हर्षवती बिष्ट भी आपकी क्या है? पर्वतारोही है कि नहीं है? 1981 में हर्षवती जो बिष्ट है वो चढ़ी थी कहां? नंदा देवी पे। नंदा देवी पर्वत पे चढ़ी कौन? हर्षवती बिष्ट। कब? 1981 में। इसलिए 1981 में ही इनको क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया गया। फिर उसके बाद 2010 में इनको क्या दिया गया? CCI ग्रीन अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? CCI ग्रीन अवार्ड दिया गया। CCI ग्रीन अवार्ड दिया गया। फिर उसके बाद में इनको भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, ठीक है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन जो संस्था है, इस संस्था का, ठीक है, ये पहली फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी। क्या बनी? महिला अध्यक्ष बनी हर्षवती बिष्ट, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया, ठीक है, और वो चलाया गया सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट। और इसी प्रोजेक्ट के तहत ये गंगोत्री घाटी में क्या कर रही है? भोजपत्र के पेड़ को लगा रही है, ठीक है। भोजपत्र के पेड़ों का क्या किया जा रहा वहां पे? वृक्षारोपण किया जा रहा है, ठीक। तो हर्षवती बिष्ट होगी। हर्षवती बिष्ट के बाद अगर बात करें हम किसके बारे में? चंद्रप्रभा एतवाल। तो चंद्रप्रभा एतवाल कहाँ की है? ये पिथौरागढ़ की है। 1981 में इनको क्या दिया गया? 1981 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। साल 1990 में इनको क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। किसको? चंद्रप्रभा एतवाल को। और चंद्रप्रभा एतवाल को एक नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं इनको? हिमालयन गोट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पहाड़ की बकरी। जैसे हिमालयन गोट होते कैसे भी पहाड़ पे चढ़ जाती है ना, तो एक सम्मान के तौर पे इनको हिमालयन गोट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चंद्रप्रभा एतवाल के बारे में हमने बुग्याल वाले टॉपिक में पढ़ा था कहीं, है ना? हाँ, कहाँ पढ़ा था? हाँ, दयारा बुग्याल, है ना। तो दयारा बुग्याल को देखो, पर्यटन के मानचित्र पे दयारा बुग्याल को लाने वाली महिला कौन थी आपकी? चंद्रप्रभा एतवाल थी, है ना। तो दयारा बुग्याल को पर्यटन के मानचित्र पे लाने वाली कौन थी? चंद्रप्रभा एतवाल। सबसे पहले दुनिया को बताया इसने, है ना, यहाँ इतनी शानदार जगह, इतनी बढ़िया जगह। तो उसके बाद लोगों ने यहाँ क्या किया? एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, ठीक। चलो जी, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ये आप याद रखेंगे। प्रश्न के हिसाब से आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। बाकी संतोष यादव भी 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है, वो भी पर्वतारोही। बैडमिंटन देखो, शीतल राज को किस क्षेत्र के लिए, शीतल राज को किस क्षेत्र के लिए तेंजिंग नॉर्गे से सम्मानित किया गया? बताओ, 42 शीतल राज को किस चीज के लिए इनको दिया गया? शीतल राज को है, बताओ, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, ठीक है। शीतल राज को किस लिए? बैडमिंटन क्यों कह रहा मैंने? पर्वतारोही होगा ना। तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड जो है वो किस लिए दिया जाता है? पर्वतारोही को दिया जाता है ना। तो बी इज द क्या होना चाहिए आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं भाई, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित खेलों को सूची 1 से
सूची 2 को क्या करना है, सुमिलित करना है। सबसे पहले आप मुझे बता, हरदयाल सिंह किससे संबंधित है? हरदयाल सिंह है, हरदयाल सिंह किससे संबंधित है, बताओ। बताओ हरदयाल सिंह जो है वो किससे संबंधित है? है किससे संबंधित है? फुटबॉल से? अच्छा, हरदयाल सिंह किससे संबंधित है? हरदयाल सिंह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। है फुटबॉल किया आप लोगों ने? अरे अच्छा, तुक्का, अच्छा इसलिए खुशी हो रही है तुक्का लगाने में, से हो गया, ठीक है। हरदयाल सिंह जो है ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है, ठीक है। बाकी अगर बात करें सुरेंद्र भंडारी, तो सुरेंद्र भंडारी किससे संबंधित है आपके? ताइक्वांडो से संबंधित हो जाएंगे। पुष्कर सिंह भंडारी की बात करें तो पुष्कर सिंह भंडारी है फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी। और वहीं केसी बाबा, केसी बाबा की बात करें तो किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित आपके क्या हो जाएंगे? खिलाड़ी हो जाएंगे। तो यानी कि एक का सी कहीं, एक का 3 है कहीं, हाँ सी वाला, बस एक ही चेक करना था बस आपको ना। इनमें से अगर कोई भी आता हो तो आपका प्रश्न सही हो सकता था। देखो सबसे पहले देखो भारोत्तोलन की बात करें तो भारोत्तोलन में केसी बाबा का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड से पहले भारोत्तोलक खिलाड़ी थे, ठीक है। कौन? केसी बाबा। इसके अलावा भारोत्तोलन में जो और खिलाड़ी जो फेमस हुए हैं, जो हमारे राज्य से थे, उनका नाम है फयाज अहमद अंसारी। क्या उनका नाम? फयाज अहमद अंसारी। ये थे उधम सिंह नगर से, ठीक है। कौन से, किस चीज से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित खिलाड़ी फयाज अहमद अंसारी। भारोत्तोलन से संबंधित और जो हमारे खिलाड़ी हुए हैं उनमें एक और हैं जिनका नाम है हंसा मंदराल। सुना भी होगा आपने नाम, क्या? हंसा मंदराल। हंसा मंदराल हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, और हंसा मंदराल कहां से? तो है पिथौरागढ़ से। बाकी एक चीज और याद रखना फयाज अहमद अंसारी के बारे में, इनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक। बाकी हॉकी की बात करें तो हॉकी में जो जो फेमस नाम है हमारे उत्तराखंड से, उनमें से एक आदमी है आपकी, कौन से? हरीश भाकुनी। कौन है? हरीश भाकुनी। कौन है? हरीश भाकुनी हो जाएंगे, ठीक। इसके अलावा एक और नाम आपने सुना होगा, कुछ टाइम पहले ही रिटायर भी हुए हैं, उनका नाम क्या है? वंदना कटारिया। सुना है आपने? वंदना कटारिया हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा मंजू बिष्ट, ठीक है। कौन है? मंजू बिष्ट है। और मंजू बिष्ट के अलावा एक गोसाई याद रखना है, सीता गोसाई। ये हमारे राज्य से प्रमुख हॉकी खिलाड़ी रहे। वहीं देखो अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में भी कई सारे नाम हमारे उत्तराखंड से जुड़ जाते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण नाम है आपके राम बहादुर छेत्री, ठीक है। उनका नाम क्या है? राम बहादुर छेत्री। और राम बहादुर छेत्री को जो है, इनको चाइना वॉल के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा दूसरे हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा। दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा। तो ये दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएंगे। और इनको जो है क्या कहा जाता था? आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था इनको। आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है। तो ये हमारे राज्य से कुछ प्रमुख क्या है आपके खिलाड़ी होंगे जो अलग अलग खेलों से क्या है संबंधित है, ठीक है। चलो जी अगले प्रश्न में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से राज्य की लोकसभा सीटें कौन सी हैं? देखो पौड़ी, क्या पौड़ी लोकसभा सीट है? बिल्कुल है। गढ़वाल लोकसभा सीट भी बोलते हैं। टिहरी लोकसभा सीट है? बिल्कुल है। हरिद्वार और नैनीताल है? बिल्कुल है। अल्मोड़ा है? ये भी है। तो यानी कि सभी क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न आ जाओ। विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, अपने पद पे बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, चलो जी, ये स्टेटमेंट है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, पहली बात तो ये है। दूसरा, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। तीसरी बात, जब तक वह चाहता है। और चौथा, कोई नहीं, जब तक वह चाहता है। यहाँ घर का राज चल रहा है, जब तक वह चाहता है। राजा वाला सिस्टम थोड़ी है, जब तक ये तो हो ही नहीं सकता ना, चाहे कुछ हो जाए भाई। ठीक, देखो हमने संविधान में व्यवस्था पढ़ रखी है कि जो विधानसभा का विघटन होने के बाद जो पहली बैठक होगी, पहली बैठक से, है ना, ठीक पूर्व तक हमारा क्या रहेगा, जो पुराना वाला अध्यक्ष रहता है वो अपने पद पे बना रहता है। तो यानी कि ए वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। हालांकि ये वाला भी आपका क्या है, ये वाला सही है, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। नया अध्यक्ष कौन चुनता है? नया अध्यक्ष कौन चुनता है? नया अध्यक्ष चुनता है, या उसके चुनाव करने की जो ड्यूटी होती है प्रोटेम स्पीकर की होती है। तो इसलिए ये वाला नहीं, ये भी लगा होगा ना कई लोगों को, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। नहीं भाई, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर होता है। होता नहीं होता है? होता है ना। अब जैसे आपकी विधानसभा भंग हो जाती है तो उसके बाद नया बन जाता है। ठीक है, चलो, तो आपका ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, विधानसभा की हम बात करें तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि अगर प्रत्येक स्टेट में विधानमंडल है तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं संविधान में व्यवस्था होगी कि प्रत्येक राज्य में क्या होनी चाहिए, एक विधानमंडल होनी चाहिए। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है, अनुच्छेद 168 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होनी चाहिए, एक विधानमंडल होना चाहिए, विधानमंडल। और यही विधानमंडल उस राज्य में क्या करेगा, कानून बनाएगा, है ना। विधानमंडल के जनरली जो अंग होते हैं राज्य में, वो होता है क्या आपका, एक तो विधानसभा और एक आपका राज्यपाल। किसी किसी स्टेट में आपका विधान परिषद भी हो जाता है ना, वो तो डिपेंड करता है कि कोई बनाना चाहता है नहीं बनाना चाहते। अनुच्छेद 169 की बात करें तो 169 जो बात करता है ये विधान परिषद की बात करता है। किसकी बात करते हैं? विधान परिषद। ठीक है, विधान किस संसद के द्वारा विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और राज्य की रिकमेंडेशन पे, है ना, उसको हटाया भी जा सकता है विधान परिषद। उसके बाद वही अनुच्छेद 170 है, अनुच्छेद 170 किसकी बात करता है? ये विधानसभा की बात करता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, विधानसभा का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन विधान परिषद का होना या ना होना जरूरी नहीं है ना। और हमारे देश में भी कितनी विधान परिषद है? 6 राज्यों में ही, जो बड़े बड़े राज्य आपके, 170 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना आपका अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 ये कहता है कि विधानसभा में क्या होना चाहिए, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का पद होना चाहिए, है ना। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या करता है, बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 178। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए भाई। देखो, सबसे पहले कई बार बता चुका हूं, ठीक है। इनके क्रम में बात करें तो सबसे पहले तो भगत सिंह कोश्यारी बने, तो यानी कि पहले नंबर पे 1 आएगा। फिर उसके बाद भुवन चंद्र खंडूड़ी तीसरा आ जाएगा। फिर उसके बाद विजय बहुगुणा 2, फिर उसके बाद हरीश रावत 1 3 4 है कहीं, 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की बात करें तो हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट, हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे एनडी तिवारी, चौथे भुवन चंद्र खंडूड़ी, पांचवे आपके कौन बने? रमेश पोखरियाल निशंक, छठे कौन बनते हैं? फिर से भुवन चंद्र खंडूड़ी बने, फिर उसके बाद कौन बने? विजय बहुगुणा बने, फिर उसके बाद हरीश रावत बने, हरीश रावत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, और अब कौन चल रहा है? पुष्कर सिंह धामी चल रहा है ना। तो धामी धामी चल रहा है फिलहाल भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। कल्पानी ग्लेशियर निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो कल्पानी ग्लेशियर आपका चमोली में, चमोली में और भी ग्लेशियर है। जैसे कौन कौन सी ग्लेशियर है चमोली में, बताओ है? चमोली में बताओ भाई कौन कौन सी ग्लेशियर है?
कौन सा है, कौन कौन से है, एक भी याद नहीं आ रहा चमोली में है, कौन सा, सतोपंत। एक ग्लेशियर आपको कौन सा, सतोपंत है। तो चमोली में देखो एक सतोपंत, हाँ, सतोपंत भी याद नहीं आ रहा उनको, है ना, सतोपंत। और हिपराबमक सुना है, हाँ, नहीं सुना, हिपराबमक सुना है, ठीक है। इसके अलावा नंदा देवी, नंदा देवी ग्रुप ऑफ 7 ग्लेशियर, ठीक है, एक ये भी है, एक नहीं है, 7 ग्लेशियर का ग्रुप है नंदा देवी वाला, ठीक है, तो एक ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोनागिरी भी, ठीक। वहीं उत्तर काशी की बात करें तो उत्तर काशी में तो कई सारे ग्लेशियर है, गंगोत्री यमुनोत्री लिखाने की जरूरत नहीं, बंदरपूंछ और है रक्तवनी, ठीक है। चलो जी, बाकी अगले वाले में देख लेंगे इनको। निम्न में उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं? चतुरंगी है, बिल्कुल है। पिंडारी ग्लेशियर, सिमखोला है, बिल्कुल है। तो ए और बी आपके सही हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में है, ठीक है, बागेश्वर और चमोली में हो जाएगा, ठीक है। तो पिंडारी ग्लेशियर जो कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बाकी अगर हम उत्तरकाशी की बात चल रही है तो उत्तरकाशी में कई सारे ग्लेशियर हैं, जैसे कौन कौन सा, एक है जैसे डोकरियानी, डोकरियानी ग्लेशियर हो जाएगा, और रक्तवनी ग्लेशियर है, और कौन सा है स्वच्छंद ग्लेशियर, और कौन सा बोल रहे हैं आप, अब नहीं बोल रहे हैं, कौन सा ग्लेशियर है, और है आपके गनोहिम, गनोहिम ग्लेशियर हो जाएगा, है सुंदर, सुरमई, सुरम्य, ठीक है, सुरमय। उसके अलावा एक मेहंदी, मेहंदी ग्लेशियर, मेहंदी नहीं है, हाँ मेहंदी की याद आ रही है उनको ना, मेहंदी ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। एक है चांगथांग, चांगथांग ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर, ठीक है, ये भी आपको कहां पे मिलेगा? उत्तरकाशी में मिलेगा। बाकी कौन सा ग्लेशियर है? कीर्ति, कीर्ति कौन सा है? कीर्ति, कीर्ति है। जौंधार ग्लेशियर है, ठीक है, जौंधार ग्लेशियर है, ठीक। तो ये उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख ग्लेशियर है। एक और लिखना है बाटी याखो, ठीक है, बाटी याखो भी है एक, ठीक है, बाटी याखो। ऐसे एक और ग्लेशियर है बमक, ठीक है। तो ये उत्तरकाशी के क्या है? प्रमुख ग्लेशियर हो जाएंगे। अगला, गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में है? तो गढ़वाल, हाँ, गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें आपको कहां पे मिलेंगी? तो ये मिलेंगी आपको चमोली में मिल जाएंगी। कहां मिलेंगी? चमोली में मिल जाएंगी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, और नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध ताल निम्नलिखित में से कहां है? तो सिद्ध ताल भी कहां है? चमोली में ही है। सिद्ध ताल भी कहां हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में लगाना है आपको। सबसे पहले देखो, आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र, पहली बात इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 444 हेक्टेयर, स्क्वायर हेक्टेयर। नैना देवी हिमालय बर्ड रिजर्व, इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 21,224। कहां पर है? नैनीताल में। झिलमिल संरक्षित क्षेत्र, और झिलमिल संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये 58, कितना 58 नहीं, 58 नहीं, 3783, ये लगभग है कितना। इसकी स्थापना कब हुई पहले ये बताओ? 2005 में, और इसका क्षेत्रफल 3783, ठीक। और अगला है आपका सीतावनी, सीतावनी की स्थापना 2012 में, और इसका क्षेत्रफल 58 कितना 5824, 5824 हो जाएगा। तो देखो मैच कराओ इसको जरा, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, सबसे कम 1, फिर उसके बाद 4 या 3, 1 3, फिर उसके बाद 4 और 2। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। 51 का आपका क्या हो जाएगा? 51 का सी या ए?
इन दोनों का ठीक लिखा ना मैंने, सीतावनी 58-24, सीतावनी का 58-24 ही है ना, सीतावनी का 58-24, एक बार चेक करिए इसको, सीतावनी का 58-24। चलो जी, तो सी इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टी स्टेट चाय बागान के रूप में ब्रिटिश काल से ही फेमस थे? कौसानी अंग्रेजों ने बनाए, भीमताल ये भी उसी टाइम का है, भवाली भी उसी टाइम का है, चौकड़ी भी उसी टाइम का है, तो यानी कि चारों आपको सही हो जाएंगे, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हवाई अड्डे एवं उनसे संबंधित जनपदों को आपको क्या करना है, सुमिलित करना है। देखो सबसे पहले नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ है आपका, कहाँ है नैनी सैनी हवाई अड्डा, कहाँ है रे नैनी सैनी? नैनी सैनी है आपका कहाँ पर, पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई अड्डा। चिन्याली सौड़ कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में हो जाएगा। गौचर कहाँ है, गौचर चमोली में हो जाएगा। जौली ग्रांट देहरादून में। पंतनगर उधम सिंह नगर में। तो एक का दो, दो का चार, एक का दो, दो का चार, बस एक में ही मिल रहा है, बाकी आपका सही हो जाएगा। भोटिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है, मैथ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मैथ। भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास मुनसा या गुंडा कहलाता है। भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र हुड़का, क्या ये बात सही है? हैं? क्या ये बात सही है, हुड़का है? हाँ। बजाया हुड़का, बजाया होगा, हाँ। है हाँ बजाया होगा, लेकिन ये कहाँ के भोटिया में बजाया है, ये है आपका कहाँ से, पिथौरागढ़। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के जो भोटिया होते हैं उनका ये प्रमुख वाद्य यंत्र है कौन सा, हुड़का। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में, तो ये भी बिल्कुल सही है। भोटियाओं की व्यापार पद्धति गमैया पद्धति कहलाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गमैया पद्धति। चलो जी, तो यानी कि सभी इसमें सही है। अच्छा क्या बताना आपको, गलत कौन सा है? तो गलत तो है ही नहीं कोई ना, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आबादी वाली जनपादी जनजाति जनपादी, ये नया शब्द इजाद हो गया है ना, जनपादी तो सबसे ज्यादा देखो न्यूनतम आबादी कहाँ है, न्यूनतम आबादी, हाँ न्यूनतम और सर्वाधिक बताना है ना, सर्वाधिक थारू और न्यूनतम आपकी राजी हो जाएगी, है ना। राजी जो है सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ सबसे ज्यादा, क्या कहाँ मिलते हैं, उधम सिंह नगर में, और राजी कहाँ मिलते हैं आपके, पिथौरागढ़ में मिलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ। थारू जनजाति की आबादी सर्वाधिक कहाँ है, तो ये भी बताया मैंने, उधम सिंह नगर में। महासु कितने देवताओं का सामूहिक नाम है, 4 देवताओं के नाम, है ना, और वो देवता यहाँ नीचे वाले प्रश्न में डाला हुआ मैंने। जौनसार बाबर क्षेत्र के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है, हनोल, है ना। चलो जी, तो डी इज द राइट आंसर। और 59 देख लेते हैं, किस महासु को कैलावीर के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा क्यों जानता है, बौठा को जाना जाता है ना, तो ये आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो चारों महासु यही है, वासिक महासु, वासिक, बौठा और आपका चालदा। चालदा हमेशा चलते रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चालदा महासु कहा जाता है। ठीक है, चलो जी, और आज की क्लास का या आज की सेट का अंतिम प्रश्न है आपका कौन सा है, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए, और कैसे प्राप्त हुए, 12 समानांतर, ठीक है 12 समानांतर पट्टियों में मिले, 12 समानांतर, ठीक है रेखाओं या पट्टियों में मिले हैं। और जो ये कप मार्क्स होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, ओखली आकार के होते हैं, ओखली आकार के जो गड्ढे थे इन्हीं को क्या कहा गया है, कप मार्क्स कहा गया है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का सेट नंबर 71 का पार्ट ए का क्या था, सोल्यूशन था। ठीक है, चलिए।